नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर से पहले आपको फैराडे का नियम पता होना चाहिए। तो फैराडे का नियम सीखते हैं अपन। फैराडे का नियम। फैराडे का नियम इस प्रकार है दोस्तों कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको फैराडे का नियम बोलते हैं। जैसे ये चालक है, इसमें धारा प्रवाहित की है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ये सिर्फ एसी सप्लाई यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है, डीसी पर नहीं है। तो जैसे अपन बोलते हैं ना गांव में कि बड़ी सप्लाई है, ऊपर से ही खींच लेगी, तो वो यही मतलब है उसका कि उसका चुंबकीय क्षेत्र के यदि प्रभाव में अपन आ जाएंगे तो अपने ऊपर भी विद्युत धारा का शॉर्ट लग सकता है। तो इसको बोलते हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम यही है कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चालक में सप्लाई मौजूद होती है। फैराडे का नियम में यही होता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब चालक में धारा सप्लाई मौजूद हो। इसी को बोलते हैं फैराडे का नियम दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपन ट्रांसफार्मर की परिभाषा। ट्रांसफार्मर एक वह युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर को अपन विद्युत वोल्टेज को कम कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए और अधिक भी कर सकते हैं। यह युक्ति में ट्रांसफार्मर में ऐसे होता है कि ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच में कोर होती है। तो जब अपन प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना इससे संपर्क किए हुए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये फैराडे का नियम इस पर लागू होता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई का प्रदान हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से। ऐसे दोस्तों, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र से इस दूसरी कॉइल के सेकेंडरी वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, जिसके कारण इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और उसको अपन घरों में यूज करते हैं आउटपुट के आधार पर। ये आउटपुट हो गया। तो यह है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर में पहला है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। जिसमें अपन सप्लाई देते हैं उसको तो बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और जिससे अपन को आउटपुट लेना है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गई ट्रांसफार्मर की कोर। अब ये चीज को आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं,
सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जिस कॉइल में हम विद्युत धारा दे रहे हैं उसको तो बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिससे अपन ट्रांसफार्मर के जरिए ले रहे हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग पहली जिसमें अपन विद्युत सप्लाई देंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो जिससे अपन सप्लाई लेंगे, जिसको आउटपुट के रूप में लेंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। दूसरा है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता, यानी कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करेगा। डीसी सप्लाई जैसे जनरेटर से निकलने वाली धारा, बैटरी से निकलने वाली धारा, डायनामो से निकलने वाली धारा, उसको बोलते हैं डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में कार्य नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है चालक। अब आता है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, और चुंबकीय प्रेरण भी बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब यही होता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं अन्योन प्रेरण। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई भी वस्तु आ गई तो उसका मतलब हो गया कि ये सप्लाई का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको भी काटेगा, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो आपने समझ लिया, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना इनसे संपर्क किए हुए इसमें सप्लाई उत्पन्न हो जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर का ये सिद्धांत है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आई होप समझ गए होंगे। प्राइमरी वाइंडिंग जिससे अपन सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो है जिससे अपन सप्लाई ट्रांसफार्मर से लेते हैं। ये डीसी पे कार्य नहीं करता है, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण आप समझ गए होंगे कि किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है फैराडे के नियम के अनुसार। तो इस प्रकार से अन्योन प्रेरण हो गया। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर के गुण। लाभ, इसके लाभ है, पहला लाभ है कि इसकी दक्षता अच्छी होती है। ये 92% से लेके 91% तक इसकी दक्षता होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर अपने आप में इतनी देख रेख करने की व्यवस्था नहीं है, और मशीनों की तरह उससे ज्यादा दक्षता होती है। दूसरा, देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अधिक वोल्टेज पर किसी युक्ति को हम चलाते हैं तो उसमें खराब होने की स्थिति बन जाती है, लेकिन ट्रांसफार्मर आसानी से कार्य कर सकता है। तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के वोल्टेज ड्रॉप को, इतना वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है। चौथा है पारेषण और वितरण, आसानी से ट्रांसफार्मर के जरिए हम पारेषण और वितरण आसानी से कर सकते हैं, जबकि डीसी सप्लाई में पारेषण के लिए बहुत खर्चा आता है और उसमें एमजी सेट, मोटर, जनरेटर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। पारेषण और वितरण के लिए भी ये बिल्कुल फिट है। तो इसका ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी दक्षता अच्छी होती है, ये वोल्टेज ड्रॉप को आसानी से रिकवर कर सकते हैं हम, और पारेषण और वितरण में भी आसानी से ट्रांसफार्मर
यूज किया जाता है। अब आता है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करेंगे। E बराबर 4.44 5M इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू N। इसका विद्युत भाग याद करने के लिए 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज पर है। जैसे अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज पे एसी सप्लाई चलती है। और एन का मतलब होता है टर्न्स, कितने टर्न्स है उस कॉइल में, तो इनको कैलकुलेट करके आ जाएगा विद्युत वाहक बल, जिसको वोल्ट में नापते हैं। अब दूसरा है ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो को ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र है ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर ट्रांसफार्मर रेशो का सूत्र होता है ES। E का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने वोल्टेज हैं। EP का मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग में कितने वोल्टेज हैं। NS का मतलब होता है कितने टर्न्स हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं। और NP का मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं। और IP का मतलब होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एम्पियर में। और सेकेंडरी में IS का मतलब होता है सेकेंडरी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये ट्रांसफार्मर रेशो है। E का मतलब होता है EP प्राइमरी में वोल्टेज, और ये ES का मतलब होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज। तो इस प्रकार से हम, जैसे किसी एग्जामिनर पूछ लेता है ES का मान ज्ञात करो, EP का मान दे देगा, NS का मान दे देगा, NP का दे देगा, ES का पूछेगा, इनको वज्र गुणा करके आसानी से अपन निकाल सकते हैं। अब आता है ट्रांसफार्मर की क्षतियां। इसको आप समझ गए होंगे, विद्युत वाहक बल ट्रांसफार्मर के सूत्र से याद करते हैं। ये ट्रांसफार्मर रेशो का है सिद्धांत। ये चीज चाहिए अपन को, तब जाके अपन किसी एक चीज का निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है अपना ट्रांसफार्मर की क्षतियां। ट्रांसफार्मर की क्षतियां। पहली क्षति है लोह क्षति। लोह क्षति, ये लोह क्षति जब प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये इसके चुंबकीय क्षेत्र इसकी कोर को काटेगा, ये लोहे के लेमिनेटेड कोर को काटेगा। तो इन कोर में ही लोह क्षति होती है। तो वो लोह क्षति को इस प्रकार समझते हैं अपन कि प्राइमरी वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र से लेमिनेटेड कोर होती हैं, उनको काटता है चुंबकीय क्षेत्र, जिससे वोल्टेज कुछ खपत वो कोर कर जाती है। इस वजह से इसको लोह क्षति बोलते हैं। लोह क्षति में, इस लोह क्षति में पहला है एडी करंट।
एडी करंट क्षति। दूसरा है हिस्टैरिसीस क्षति। एडी करंट का मतलब होता है जो कोर होती है, ये कोर में जो विद्युत का जो खपत होता है, चुंबकीय क्षेत्र काटता है, उसको बोलते हैं एडी करंट। और दूसरा है हिस्टैरिसीस क्षति। दूसरा होता है हिस्टैरिसीस क्षति। जो हिस्टैरिसीस क्षति भी इसी प्रकार है, जो ये लोहे की कोर होती है, इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हिस्टैरिसीस क्षति बोलते हैं। और एडी करंट, इसके अंदर जो क्षमता खत्म होती है वोल्टेज की, उसको बोलते हैं एडी करंट। ये दो चीज समझ में आ गई आपके। अब अगली है ताम्र क्षति। ताम्र क्षति होती है जो बाइंडिंग होता है अपने जो ट्रांसफार्मर की, ये बाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है, इन बाइंडिंग में प्रतिरोध होता है। चालक यूज कर रहे हैं, चालक में भी तो प्रतिरोध होता है। तो चालक जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वे बाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है, जो वोल्टेज को खपत करता है, उसे बोलते हैं ताम्र क्षति। इसको कॉपर लॉस ताम्र क्षति बोलते हैं। लोह क्षति होती है, उसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति। दूसरी होती है ताम्र क्षति। और ताम्र क्षति क्या होती है, जो कॉइल के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है, उसी को बोलते हैं ताम्र क्षति। और ताम्र क्षति के लिए दोस्तों सूत्र है IP स्क्वायर इंटू RP प्लस IS स्क्वायर इंटू RS। इसका मतलब समझो कि I जो प्राइमरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा एम्पियर में, उसका स्क्वायर और गुणा में जो कुंडली प्राइमरी है उसका प्रतिरोध, R मीन्स प्रतिरोध, जो ओम में नापा जाता है, RP यानी कि प्राइमरी कुंडली की जो टर्म्स में जो प्रतिरोध होता है उसको RP से, और इनको प्लस करके IS का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा, जिसको स्क्वायर में इनटू सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध गुणा करके और इनको प्लस करके जो आएगा उसे बोलते हैं ताम्र क्षति। ये इसका मान आएगा वाट में, वाट। ताम्र क्षति के लिए जो कुंडली में प्रतिरोध होता है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप करता है, उसको बोलते हैं ताम्र क्षति। और ताम्र क्षति के लिए ये सूत्र है IP स्क्वायर इंटू RP प्लस IS स्क्वायर इंटू RS। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर की क्षतियां। ताम्र क्षति है एक है लोह क्षति। लोह क्षति में एडी करंट क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति, दो क्षतियां होती है। नमस्कार दोस्तों, अगला पार्ट कल आएगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंटमेंट करो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाने में इम्प्रूवमेंट करें या नहीं। आप जब तक कमेंटमेंट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे मैं आपको अच्छा से अच्छा ITI थ्योरी के बारे में ज्ञान प्राप्त कराऊँ। धन्यवाद। और आप आपके लक्ष्य की ओर बढ़े।